नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में स्वागत करता हूं। और आज रविवार की क्लास में हम अधिगम के व्यवहारवाद के 5वें सिद्धांत पुनर्वलन का सिद्धांत लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। यदि आपको सिद्धांत अच्छा लगे तो वीडियो शेयर जरूर कर देना। अब हम सभी अपने चर्चा करते हैं आज के टॉपिक पर। मित्रों, आज जैसा आपको सिद्धांत लिखा दिख रहा है पुनर्वलन का सिद्धांत, और कल ही हमने आपको जब स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत पढ़ाया था, उसके पहले थॉर्नडाइक पढ़ाया, आईवी पावलोव पढ़ाया, तो हमने उस दिन बताया था कि जो पुनर्वलन शब्द है वो 1904 में बीएफ स्किनर महोदय ने दिया था। इस बात पर चर्चा कर ली, लेकिन जो पुनर्वलन का सिद्धांत है वो 1915 ईस्वी में कब दिया था? 1915 ईस्वी में क्लार्क हल ने दिया था। किसने दिया था? क्लार्क हल ने दिया था। अब यहाँ से पहला प्रश्न बनता है, पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्लार्क हल ने किया था। ज़्यादा डेप्थ में जाएगा तो ऐसा नहीं, आप ये नहीं सोच सकते हिस्ट्री से रिलेट हो जाता है 1915, नहीं, पूछ लिया जाता है कि यह सिद्धांत किस सन में दिया गया है मित्रों। तो अपना यह सिद्धांत 1915 में दिया गया कि पुनर्वलन का सिद्धांत। यहाँ तक हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। अगला प्रश्न बनता है, क्लार्क हल महोदय कहाँ के थे? तो क्लार्क हल महोदय अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। 3 प्रश्न बन गए। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल ने दिया। क्लार्क हल कहाँ के थे? अमेरिका के थे। क्लार्क हल ने किस सन में पुनर्वलन का सिद्धांत दिया? 1915। पुनर्वलन शब्द किसने दिया? बीएफ स्किनर ने। जबकि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल ने दिया। क्लार्क हल ने दिया। यहाँ तक हमारी इतनी थ्योरी कंप्लीट होती है मित्रों। अब हमें जानना है, इन्होंने जब ये सिद्धांत दिया तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, स्टार बना के लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक की रचना की। ये इनकी बुक थी, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। तो प्रश्न आता है टेट में 1 नंबर का, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक ने लिखी थी? तो आपका उत्तर सही होगा, क्लार्क हल ने। अगला प्रश्न बन सकता है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक कब लिखी गई, किस सिद्धांत पर लिखी गई? तो पुनर्वलन के सिद्धांत पर लिखी गई थी, उसी समय आई थी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों क्या बनता है। अगला प्रश्न बनता है कि यह सिद्धांत क्या किसी पर आधारित है? जैसे हमने पढ़ा था बीएफ स्किनर का सिद्धांत जो था, उन्होंने इनके सिद्धांत से पुनर्वलन शब्द को लिया था थॉर्नडाइक के, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसआर तत्व को आरएस में परिवर्तित किया था। प्रभाव के नियम पर आधारित था हमारा स्किनर महोदय का। तो उसी प्रकार यहाँ बात करनी है, क्या क्लार्क हल महोदय का किसी के सिद्धांत पर आधारित है? तो मित्रों हम कह सकते हैं जो यह सिद्धांत है यह थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव महोदय के सिद्धांतों पर आधारित है। अगला प्रश्न उठता है कि यह सिद्धांत है तो आधारित, पर क्या क्या इन सिद्धांतों से लिया गया है इस सिद्धांत में? तो इस पॉइंट को लिखते हुए हम मित्रों क्लियर करते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत से प्रभाव का नियम, सिद्धांत का प्रभाव का नियम व पावलोव के सिद्धांत का अनुबंधन तत्व, पावलोव के सिद्धांत का अनुबंधन तत्व ग्रहण किया। जैसे कि मित्रों एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं। जैसे कि जो इनकी मूल थ्योरी है, इन्होंने अपने सिद्धांत में सबसे ज़्यादा जोर, सीएल महोदय क्लार्क हल ने सबसे ज़्यादा जोर अपने सिद्धांत में
आवश्यकता पर दिया। किस पर दिया? आवश्यकता पर दिया। तो अगला पॉइंट लिख सकते हो, थॉर्नडाइक महोदय ने सबसे ज़्यादा बल अपने किस पर दिया? उद्दीपक पर दिया। आईवी पावलोव ने सबसे ज़्यादा बल अपने सबसे ज़्यादा बल आवृत्ति पर दिया कि किसी कार्य को बार बार दोहराना चाहिए। और जबकि स्किनर महोदय ने क्या कहा था कि अविक्रमित अनुदेशन होती है, सामान्य बालकों के लिए होते। तो इनके कोई एक पॉइंट हैं, जैसे थॉर्नडाइक महोदय ने बार बार अभ्यास करने पर जोर दिया। इनका थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत कहता है कि उद्दीपक के बिना हम क्रिया नहीं कर सकते, और जबकि स्किनर महोदय ने अनुक्रिया पर ही जोर दिया है, और जबकि पावलोव महोदय ने आवृत्ति पर जोर दिया है कि किसी कार्य को करवाते रहो, अभ्यास पर जोर इन्होंने दिया है। तो क्लार्क हल ने अपने सिद्धांत में आवश्यकता पर सर्वाधिक बल दिया। क्या दिया? सर्वाधिक बल दिया। अब देखो इनका सिद्धांत कैसे इन दो सिद्धांतों पर आधारित है। वर्तमान समय में हम सभी बेरोजगार हैं, तो हम लोगों को आवश्यकता है, नीड है जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की हमें है आवश्यकता, नीड है। और इस नीड का, इस जॉब का, हम इस जॉब से अनुबंधित हैं कि कब मिलेगी, और इस जॉब का हमारे ऊपर प्रभाव है कि हमें मास्टर बनना है, या हमें एसआई बनना है, या इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। तो देखो प्रभाव आ गया हमारा थॉर्नडाइक के सिद्धांत से, अनुबंधन आ गया हमारा पावलोव के सिद्धांत से। तो क्लार्क हल का सिद्धांत दो लोगों के ऊपर आधारित है। आगे हम मित्रों चलते हैं और चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इस सिद्धांत के उपनाम क्या थे। तो पहला इस सिद्धांत को कहते हैं प्रबलन का सिद्धांत। क्या कहते हैं मित्रों? प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन सब बताएंगे इनको क्यों है प्रबलन कहते हैं, हर चीज का व्याख्यान मिलेगा आप लोगों को। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत आपको बता चुके हैं, प्रबलन का सिद्धांत। अगला इनका नाम है इस सिद्धांत का, इसी को सबलन भी कहते हैं, सबलीकरण का सिद्धांत। अगला नाम क्या है? सबलीकरण का सिद्धांत। अगला है यह हमारा प्रणोदन का सिद्धांत। अगला क्या कहते हैं मित्रों? प्रणोदन का सिद्धांत। और अगला नाम हमारा कहता है चालक न्यूनता का सिद्धांत। जब इनकी थ्योरी पढ़ाएंगे मित्रों तो बताएंगे चालक न्यूनता का सिद्धांत ही क्यों कहते हैं। अगला हम कहते हैं व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। अगला नाम कहते हैं अधिगम का क्रमबद्ध सिद्धांत। और अगला कहते हैं हम अधिगम की मांग पूर्ति का सिद्धांत। इस पर अब्राहम मैस्लो नहीं चले जाना, अब्राहम मैस्लो की जब चर्चा करेंगे तब समझाएंगे। अगला देखो अधिगम का यथार्थ सिद्धांत। अगला देखते हैं मित्रों अधिगम का गणना सिद्धांत। अगला नाम देखते हैं आवश्यकता का अवतलन सिद्धांत। अवतलन सिद्धांत। अगला कहते हैं रिक्त पूर्ति प्रणाली का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमारे उपनाम हो गए मित्रों। एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं और फिर
हम स्किनर महोदय के सिद्धांत की चर्चा करते हुए चलते हैं। हमने बताया था कि स्किनर महोदय ने सर्वाधिक अपने सिद्धांत में आवश्यकता पर बल दिया और यह इनके उपनाम हैं। पहला नाम है प्रबलन का सिद्धांत, दूसरा नाम है सबलीकरण का सिद्धांत, तीसरा नाम है प्रणोदन का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, अधिगम का क्रमबद्ध सिद्धांत, अधिगम की मांग पूर्ति का सिद्धांत, अधिगम का यथार्थ सिद्धांत और अधिगम का गणना सिद्धांत और आवश्यकता का अवतलन सिद्धांत और रिक्त पूर्ति प्रणाली का सिद्धांत। यह इस सिद्धांत के मित्रों उपनाम हैं। इस सिद्धांत के क्या हैं? उपनाम हैं। और एक चीज इस सिद्धांत को समझने के पहले अब हम चलते हैं, जानते हैं इस सिद्धांत की मूल थ्योरी क्या कहती है। इस सिद्धांत की मित्रों मूल थ्योरी, जैसा कि मैंने बताया था, इस सिद्धांत की मूल थ्योरी कार्य करती है आवश्यकता पर। यदि किसी व्यक्ति को होगी आवश्यकता, यदि किसी व्यक्ति को होगी आवश्यकता, यदि व्यक्ति को होगी नीड, क्या है व्यक्ति को है आवश्यकता। देखो समझना है इस सिद्धांत को बड़े गौर से मित्रों, समझना। आज बिल्कुल क्लार्क एल हल, C4 कनाडा, बल्कि ये थे अमेरिका के क्लार्क एल हल। यदि व्यक्ति को हुई आवश्यकता मतलब है व्यक्ति को किसी चीज की नीड। तो आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की होती हैं। एक होती है शारीरिक आवश्यकता, एक होती है मानसिक आवश्यकता। तो एक होगी हमारी मानसिक आवश्यकता मित्रों, मानसिक आवश्यकता, और दूसरी होगी शारीरिक आवश्यकता। और जब आवश्यकता के लिए जो व्यक्ति क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं को, उनके द्वारा हुई क्रियाओं को हम क्या कहते हैं मित्रों? शारीरिक जो उत्पन्न क्रियाएं होती है, क्रिया होती है, वह हमारी प्रणोदन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रणोदन कहलाती है। या इसी को चालक कहते हैं, या इसी को ड्राइव कहते हैं, जिसके माध्यम से बालक सीखता है। या इसी को हम अंतर्नोद कहते हैं, या इसी को हम अंतर्नोद कहते हैं। तो इस सिद्धांत का नाम एक अंतर्नोद का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। लिख लो, अंतर्नोद का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत। तो अंतर्नोद का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए कोई क्रियाएं करता है, तो उन क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति के अंदर प्रणोदन, चालक या अंतर्नोद या ड्राइव, ये शब्द एक ही शब्द हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। और जब व्यक्ति में चालक उत्पन्न हो जाता है, ड्राइव उत्पन्न हो जाता है, तो व्यक्ति में उत्पन्न होती है अभिप्रेरणा। क्या उत्पन्न होती है मित्रों? अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा में हमारे महान साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर ने कहा था, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग होती है। इससे अच्छा कोई राजमार्ग नहीं होती है, अभिप्रेरणा हो गई। जब किसी व्यक्ति के अंदर मित्रों अभिप्रेरणा होगी, तो वह करेगा अनुक्रियाएं। क्या करेगा मित्रों? अनुक्रियाएं करेगा। अनुक्रियाएं का मतलब क्रियाएं करेगा, अनुक्रियाएं करेगा। और जब अनुक्रियाएं करेगा व्यक्ति, जब क्रिया करने लगेगा, तो जब कोई व्यक्ति कुछ क्रिया करता है, तो निश्चित है उसके सामने खड़ी हो जाती है समस्या। क्या खड़ी हो जाती है मित्रों? समस्या। और जब व्यक्ति के अंदर आती है कोई समस्या, जब व्यक्ति घिरा होता है समस्याओं से, तो निश्चित है उसके अंदर पैदा हो जाता है तनाव। क्या हो जाता है? तनाव। और जब अपन होते हैं टेंशन में, जब अपन होते हैं तनाव में, स्ट्रेस में, तब निश्चित है कोई आ जाता है अपन को सहानुभूति देने वाला। वह सहानुभूति उस समय कहलाती है हमारा पुनर्बलन। उस समय क्या कहलाती है? पुनर्बलन। और जब हमारा पुनर्बलन हमको मिलता है, तो हमें हो जाती है उद्देश्य की प्राप्ति। क्या हो जाती है मित्रों? उद्देश्य की प्राप्ति। देखो इन चीज़ों को समझते हैं, इसी पर यह सिद्धांत हमारा पूरा इस डायग्राम में ख़त्म हो जाएगा। इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण करते चलते हैं और हम देखते हैं, जब आवश्यकता होती है, तो आवश्यकताओं के लिए, जो शारीरिक और मानसिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति जो कार्य करता है मित्रों, वह हमारा प्रणोदन या चालन कहलाता है। जैसे कि एक व्यक्ति की आवश्यकता है भोजन, उसका उद्देश्य है भोजन प्राप्त करना। मित्रों क्या उद्देश्य है? भोजन प्राप्त करना। तो व्यक्ति की आवश्यकता है, देखो यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं हम, इसमें समझते हैं पूरा। व्यक्ति की आवश्यकता है भोजन, तो भोजन व्यक्ति की हो गई आवश्यकता, और इस आवश्यकता के पूर्ति के लिए व्यक्ति को लगी क्या है? भूख। तो भूख व्यक्ति को
अभिप्रेरणा दे रही है। भूख के कारण व्यक्ति में क्या हो रही पैदा, अभिप्रेरणा हो रही। क्या पैदा हो रही मित्रों, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा वह होती है जो हमें कार्य करने के लिए बाध्य कर देती है कि नहीं मुझे कार्य करना ही पड़ेगा। तो व्यक्ति को लगी थी भूख, उसे आवश्यकता थी भोजन की, उस भूख ने व्यक्ति के अंदर अभिप्रेरणा जागृत कर दी और कहा नहीं भोजन की व्यवस्था करो। तो जब इसके अंदर अभिप्रेरणा जाग गई, और अभिप्रेरणा उस चिड़िया का नाम है जो हमें कार्य करने के लिए बाध्य कर देती है मित्रों। और जैसे ही अभिप्रेरणा जागती है मित्रों, तो भोजन प्राप्ति के लिए व्यक्ति यहाँ वहाँ छटपटाएगा, अनुक्रियाएं करेगा। क्या करेगा, अनुक्रियाएं करेगा। और जब अनुक्रियाएं करेगा तो निश्चित उसे भोजन सरलता से तो प्राप्त नहीं हो जाएगा मित्रों। एक किसान से पूछो कैसे भोजन के लिए गेहूँ पैदा करता है। तो निश्चित जब क्रियाएं करेगा, अनुक्रियाएं करेगा तो पैदा होगी, समस्या होगी। क्या आएगी सामने, समस्या आएगी। और इस समस्या से जूझना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अनुक्रियाएं करता है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें डिफिकल्टीज आती हैं, समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य प्राप्त करना है जॉब, सरकारी जॉब। और सरकारी जॉब की हमें क्या है, हमारा उद्देश्य है नौकरी पाना। और नौकरी, उस नौकरी को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा शक्ति हमारे अंदर एक भूख हो गई कि नहीं मुझे ज्ञान अर्जन। तो यहाँ नौकरी प्राप्त करना में तो हम लोगों की क्या है, हमारे अंदर एक प्रेरणा पैदा करेगी। और जब हम नौकरी प्राप्त करने के लिए जो हमें प्रेरणा आएगी, वही तो हमें पढ़ने रूपी अनुक्रिया के लिए विवश करेगी मित्रों। और जब पढ़ने रूपी हम अनुक्रिया करेंगे तो निश्चित पढ़ने में हमें डिफिकल्टी, समस्याएं पैदा होंगी। और जब हमें समस्याएं पैदा होंगी मित्रों, तब हम निश्चित है स्ट्रेस में आएंगे। तो हमारे माता पिता कहेंगे बेटा टेंशन ना लो, तुम कर्म करते जाओ, सफल जरूर होगे। उस समय उनके द्वारा कहे गए वही शब्द हमारे लिए पुनर्बलन का काम करेंगे। और जैसे ही हमें पुनर्बलन मिला, सपोर्ट मिला, हम उद्देश्य की प्राप्ति जरूर कर लेंगे। एक ना एक दिन हम जरूर सरकारी मास्टर बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा सिद्धांत कहता है मित्रों। अब इस सिद्धांत को देखो समझते हैं, और इस सिद्धांत से हम एक एक नाम बताते हैं कि किस प्रकार से निश्चित है जब पुनर्बलन होगा तो उद्देश्य की प्राप्ति होगी। अब प्रेरणा से अनुक्रियाएं पैदा होती हैं, अनुक्रियाओं से समस्या पैदा होती हैं। हम देखते हैं मित्रों, यहाँ पर पहला सिद्धांत हमारा कहता है प्रबलन का सिद्धांत। तो पुनर्बलन का दूसरा नाम प्रबलन है मित्रों। तो हमारा एक हो गया। बड़ी आसानी से ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, बड़ी सरलता से ये क्रियाएं हो जाती हैं, इसलिए इसे सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं। सरल तरीके से यह आ जाता है, जैसे ये हमें समझ में आ गया, इसलिए इसे सरलीकरण का सिद्धांत कहते हैं। आवश्यकता के कारण व्यक्ति के अंदर चालक या प्रवणता उत्पन्न हो गई, इसलिए इसे प्रणोदन का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत में सबसे ज्यादा जोर आवश्यकता पर दिया गया है, चालक की अपेक्षा, मतलब चालक को न्यून दिखा दिया गया है, इसलिए इसे चालक न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि हमारे क्लार्क हल महोदय ने सर्वाधिक जोर आवश्यकता पर दिया है। और इस सिद्धांत को एक व्यवस्थित, एक क्रमबद्ध तरीके से, सारे स्टेप क्रमबद्ध तरीके से होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते आपको आवश्यकता है सीधी अनुक्रियाएं करो, हो ही नहीं सकती अनुक्रियाएं, क्योंकि अनुक्रियाएं एक अधगम का मार्ग होती हैं। और हमारे बीएफ स्किनर महोदय ने कहा है जब तक व्यक्ति के अंदर प्रेरणा नहीं होगी तब तो वह कुछ सीख नहीं सकता। तो निश्चित आवश्यकता तब होगी तो हमारे अंदर अंतर्नोद की स्थिति पैदा होगी, और फिर हमें प्रेरणा होगी, फिर अनुक्रिया होगी, फिर समस्या होगी, फिर तनाव होगा, फिर पुनर्बलन होगा, फिर उद्देश्य की प्राप्ति होगी। तो इसलिए व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत कहते हैं और क्रमबद्ध का सिद्धांत कहते हैं। देखो मित्रों, सारी चीजें सिद्ध कर दी। क्यों कहते हैं? अगला आया मांग पूर्ति का सिद्धांत। तो प्रत्येक व्यक्ति जो जीवन में आया है वह है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुक्रियाएं करता है। प्रत्येक व्यक्ति, ध्यान से इस पॉइंट को लिख लीजिए आप लोग, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए अनुक्रियाएं करता है, और वह अनुक्रियाएं जाना करता है जिसमें उसके उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अब आगे देखते हैं मांग पूर्ति का सिद्धांत। व्यक्ति की एक मांग पूरी हो गई, तुम्हारी मांग है इस समय जॉब प्राप्त करना, तुमने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली, अपनी मांग पूर्ति कर ली। अधिगम का यथार्थ सिद्धांत यह व्यक्ति को दिखाता है कि वास्तविकता में व्यक्ति अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए, अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए ही जीता है। वो यह हमारे जीवन की यथार्थता को बताता है, इसलिए इसे अधिगम का यथार्थ सिद्धांत कहते हैं। अगला पॉइंट कहा है अधिगम का गणना सिद्धांत। इसका तात्पर्य मित्रों यह हुआ कि आवश्यकता जो होती है वो आगे पीछे होती रहती है। जैसे कि हमारी आवश्यकता इस समय हम चाहते हैं कि अभी जॉब लग जाए, तो क्या अभी लगेगी? कुछ समय बाद लगेगी, कुछ समय बाद लगेगी। तो जो आवश्यकता होती है वो हमारी आगे पीछे हो जाती है, कुछ आगे पीछे हो सकती है, और जो ये आगे पीछे होती है, इसलिए इसे गणितीय गणना का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? गणितीय गणना का सिद्धांत कहते हैं। और आगे देखते हैं मित्रों, आगे देखते हैं इसको,
रिक्त पूर्ति का सिद्धांत का मतलब हुआ व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो जो रिक्त स्थान था वो पूरा हमारा भर गया है। इस प्रकार से इसे रिक्त पूर्ति का सिद्धांत कहते हैं मित्रों। यह सिद्धांत हमारा इस तरीके से होता है और इस पर हम 1-2 पॉइंट पर और चर्चा कर लेते हैं मित्रों, 1-2 पॉइंट पर और चर्चा कर लेते हैं। 5 मिनट का समय और लेंगे आप लोगों का, इस पर हम चर्चा करते हैं, जानते हैं। ये हमने सिद्धांत जाना, आवश्यकता का अवतरण सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि आवश्यकता का हमें कुछ समय के बाद प्राप्त होती है, इसलिए आवश्यकता का अवतरण सिद्धांत कहलाता है। और आगे का पॉइंट हम लिखते हैं मित्रों। आगे 2-3 पॉइंट जो मैंने बोल के बताए थे, आप लोगों ने नहीं लिख पाए हों तो उनको लिख लेते हैं कि क्लार्क क्या, हाँ अगला एक और पॉइंट लिख दो, फिर वो पॉइंट लिखवाते हैं। बीएफ स्किनर महोदय ने कहा है क्लार्क हल के सिद्धांत के लिए, यह आज तक का, यह कोटेशन आ सकता है, यह आज तक का अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। यह आज तक का अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है मित्रों। कैसा सिद्धांत है? सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। और अगला पॉइंट हम बोल सकते हैं, यहीं से स्किनर महोदय ने कहा था, स्पेशल इस नियम के ऊपर कहा था कि यह आज तक का अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। और अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, मुझे लगता है ये बुक पूछी जा सकती है। 1951 और 1952 के मध्य इनने व्यवहार तत्व के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, व्यवहार की, बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर ऑर्गेनाइज नामक पुस्तक की रचना की है। बिहेवियर ऑर्गेनाइज नामक पुस्तक की रचना की है। देखो तो 1951-52 में इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? बिहेवियर ऑर्गेनाइज नामक पुस्तक की रचना की है मित्रों। और इस सिद्धांत में जितना था मैंने आपको सभी चीज़ें इससे बता दी। और इससे प्रश्न क्या बन सकते हैं एक बार उस पर चर्चा करते हैं। और कल हमें गुथरी का सिद्धांत पढ़ना है। इस पर पहला सिद्धांत बन सकता है पुनर्वलन का सिद्धांत किस सन में आया? 1915 में आया। इस सिद्धांत को किसने दिया? क्लार्क हल ने दिया। इस सिद्धांत का नाम, उपनाम क्या थे? प्रबलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, पूर्णता का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, अधिगम का क्रमबद्ध सिद्धांत, अधिगम की मांग पूर्ति का सिद्धांत। अगला आ सकता है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक किसकी थी? तो क्लार्क हल की थी। बिहेवियर ऑर्गेनाइज पुस्तक किसकी थी? क्लार्क हल की थी। कब आई थी? 1951-52 में आई थी। और प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर कब आई थी? 1915 ईस्वी में आई थी। यह सिद्धांत किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो यह सिद्धांत एक थॉर्नडाइक और हमारे पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। पावलोव के सिद्धांत से अनुबंधन तत्व को स्वीकार किया है, और जबकि थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से आधारित है। इस प्रकार से मित्रों हमारा यह सिद्धांत पूर्ण होता है। और इसके आगे हमें एक सिद्धांत पर और चर्चा करनी है। यदि आपको लगा हो कि वास्तविकता आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, और प्रतिदिन आप लोगों को, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, प्रतिदिन उन्हें प्रश्नोत्तरी दिए जाते हैं जो भी टॉपिक्स के होते हैं। और मोर लोग, आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल की, तो आप लोग सभी जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिंक को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।